फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। टेक टॉक ट्यून में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो आज बहुत पॉपुलर टूल चैट जीपीटी के पीछे जिसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। आज मार्केट में बहुत तरह के एआई टूल्स आ चुके हैं, ओके। बट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो सभी एआई टूल्स के पीछे सेम है। जैसे मार्केट में भी हमारे पास चैट जीपीटी है, राइट। और अभी रिसेंटली डेविन भी मार्केट में लॉन्च हो चुका है, जो कि एक एआई फैसिलिटेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कमिटमेंट किया गया है। और इसके हिसाब से अलग अलग जैसे सोरा है जो इमेज क्रिएट करके देती है, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मार्केट में एआई टूल्स आ चुके हैं। तो ये जो एआई है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इन सारे टूल्स के पीछे जो उनका फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो सेम है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम उन्हीं फंडामेंटल्स और वही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस तरह से कोई भी एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होगे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जो कि एक हाई लेवल पे इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे भी बहुत सारे मार्केट में टूल्स है, इसमें आप देखोगे कि चैट जीपीटी के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है जीपीटी, राइट। ये जीपीटी का मतलब क्या है? क्योंकि चैट जीपीटी 3, चैट जीपीटी 4 हम बहुत बार मार्केट में देख रहे हैं, बट ये जीपीटी जो है इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? तो जीपीटी स्टैंड होता है जेनरेटिव प्रोग्रामिंग, ओके। तो ये जो जेनरेटिव है एआई है, इसके हिसाब से इसका नाम चैट जीपीटी रखा हुआ, क्योंकि ये चैट के फॉर्म में हमसे बात करता है। तो चैट जीपीटी कैसे काम करता है, इसको अगर समझना है तो जो पहली चीज हमें समझनी होगी कि वो जेनरेटिव एआई मतलब ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंटेंट को क्रिएट करता है, वो कैसे काम करता है, ओके। तो वो टेक्निक जिसको यूज करके चैट जीपीटी जैसे टूल्स ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनके बिहाइंड का मैकेनिज्म को हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। तो अब जो जनरेटिव एआई है क्या है कि वो एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे सेक्शंस है, उसका एक पार्ट है जनरेटिव एआई जो कि काम करता है कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट। जैसे कि हम इंसान के अंदर कहते हैं कि उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, हम पोएम्स लिखते हैं, हम कविताएं, हम ड्राइंग बनाते हैं, हम आर्ट्स क्रिएट करते हैं, हम किसी भी कंटेंट को उसके ओरिजिनल फॉर्म में क्रिएट करते हैं। ये एक ऐसी कंटेंट क्रिएशन या क्रिएटिविटी कह सकते हैं, ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि हम इंसानों में पाई जाती है, और इसकी वजह से हम एक इंटेलिजेंट स्पीसीज बन जाते हैं। बट जब हम उसी कंटेंट क्रिएशन की, उसी क्रिएटिविटी को एक आर्टिफिशियल तरीके से एक मशीन्स के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हमारे द्वारा बनाया गया एक इंटेलिजेंस बन जाता है। और वैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ओरिजिनल कंटेंट को क्रिएट करता है, उसे जनरेटिव एआई कहते हैं, ओके। तो ये जनरेटिव एआई है, एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि न्यू डेटा या कंटेंट हमारी तरह एक आम इंसान की तरह उसे क्रिएट कर पाने में वो सक्षम होता है। तो अब इसके जो कॉन्सेप्ट है जो कि ये नए कंटेंट को क्रिएट करता है, तो इसके मैकेनिज्म भी थोड़ा सा अलग होता है, राइट। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो फ्लो है, ये नेचुरल लैंग्वेज, ये हमारी लैंग्वेज है, ये हम इंसानों की लैंग्वेज है कि हम कैसे बात करते हैं। हम हो सकता है कि हम इंग्लिश में बात करेंगे, राइट। हम हो सकता है हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हम हिंदी में बात करते हैं, राइट। और इस लैंग्वेज को यूज करके जो कि हम प्रॉम्प्ट, जिसको प्रॉम्प्ट कहते हैं कि आर्टिफिशियल जैसे चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट पे बेस होता है, तो वो प्रॉम्प्ट जो होता है वो एक ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज में होती है, मतलब इंसान से समझ सकते हैं, हम वैसी भाषा में इंटरेक्ट करते हैं एआई के साथ। तो जब हम एक नेचुरल लैंग्वेज में जनरेटिव एआई को अपने कमांड भेजते हैं, तो वो क्या करता है कि अपने पीछे वो मशीन लैंग्वेज सिर्फ 0 1 0 1 0 1 ऑफ ऑन, ये दो ही लेटर्स हैं, जिसे हम बाइनरी भी कहते हैं। मशीन्स की एक यही लैंग्वेज होती है, ओके। क्यों? क्योंकि मशीन या तो ऑन होता है, मशीन या तो ऑफ होता है। इलेक्ट्रिसिटी बेस काम करता है ये सारी मशीन, या तो वो उसमें दो ही स्टेट पाए जाते हैं, 0 या 1। तो कोई भी मशीन लैंग्वेज एक 0 या 1 होती है। तो अल्टीमेटली मशीन की लैंग्वेज 0 1 में फॉर्म है, बट हमारी लैंग्वेज काफी हाई लेवल लैंग्वेज है।
उसमें ग्रामर से, उसमें पंक्चुएशन मार्क्स, उसमें इमोशनल्स, उसमें बहुत सारी चीजें। तो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज है। तो एक जनरेटिव एआई जो टूल्स है वो क्या करता है कि वो मशीन लैंग्वेज को यूज करता है, राइट, हमारे नेचुरल लैंग्वेज के प्रॉम्प्ट को समझता है और उसके बेसिस पे वो क्रिएट करता है, या तो कंटेंट टेक्स्ट के फॉर्म में, या तो कोड के फॉर्म में लाइक डेविन, या फिर इमेज या वीडियो के फॉर्म में लाइक सोरा। ओके, तो ये एक बहुत हाई लेवल पे दिखता है कि इस तरह से ये बहुत हाई लेवल का फ्लो होता है कि हम नेचुरल लैंग्वेज में उसे इनपुट देते हैं, ये हमारा इनपुट होता है, राइट, ये हमारा इनपुट होता है। यहाँ पे वो मशीन लैंग्वेज से अपने कंटेंट को लेके आता है और हमें हमारे ही नेचुरल में कंटेंट जनरेट करके देता है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जनरेटिव एआई या मशीन लैंग्वेज को यूज करता है, बट उसके पीछे वो इंफॉर्मेशन निकाल कैसे पाता है, तो वहां पे मशीन लैंग्वेज जो ये यूज करता है वो पावर्ड होती है LLM, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये एक स्पेसिफिक लैंग्वेज मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, क्योंकि मशीन लैंग्वेज तो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, वो वहां से कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकता। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज किया जाता है जो कि कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज को हमें ओरिजिनल कंटेंट बना के देने के लिए। तो और उसके बेसिस पे हम या तो वीडियो या कोड या इमेज या कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी, हम यूज कर रहे हैं डेविन, हम यूज कर रहे हैं सोरा, तो ख्याल में रखें कि हम भले उससे चैट कर रहे हैं एक नेचुरल लैंग्वेज में, बट इंटरनली वो लार्ज लैंग्वेज LLM का यूज करके मशीन लैंग्वेज को समझते हुए वो कंटेंट हमें क्रिएट करके देता है। तो अब जो कि एक बहुत बड़ा वर्ड आता है LLM, तो हम समझते हैं कि एक्चुअली में LLM कैसे काम करता है। ओके, तो अब जैसे कि हमने देखा था कि LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं। ओके, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है इसकी वजह से ही सारा का सारा खेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज इतने एडवांस लेवल पे लेके जा चुका है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, ठीक है, ये इस तरह से हमने इस मॉडल को बनाया है कि जिससे काफी एडवांसमेंट हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखने में मिली है। और ये एक आर्किटेक्चर है बिल्ट ऑन डीप लर्निंग, जो कि जो अगले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे जैसे ट्रांसफॉर्मर्स, वो उसको यूज करते हुए वो हमें सक्षम बनाता है मशीन लैंग्वेज को यूज करते हुए ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करने के लिए। ओके, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज रिवोल्यूशनाइजिंग द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ट ऑन द डीप लर्निंग आर्किटेक्चर पार्टिकुलरली ट्रांसफॉर्म। तो ये जो LLM है, ये याद रखें कि ये जो बिल्ट हो ये ट्रांसफॉर्मर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड होता है। ओके, और LLM like OpenAI GT excel at processing sequential data like language. During training, these models learn to predict the next word in a sequence based on the preceding context, enabling them to capture, interact patterns in human also similar. तो एक्चुअली होता है कि अब लार्ज लैंग्वेज में जो होता है इंपॉर्टेंट चीज है कि उसे ट्रेन करना पड़ता है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिस तरह से हम एज ए ह्यूमन अपने आप को लैंग्वेज में ट्रेन करते हैं, उसी तरह से ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के आधार पे इनको ट्रेन कराया जाता है। और वो ट्रेनिंग कैसे होती है वो हम देखेंगे अगले कुछ कॉन्सेप्ट में, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर आएगा। ठीक है, तो ये जब हम इसमें बहुत सारा डेटा को फीड करते हैं, उन डेटा को जिस तरह से हम एल्गोरिथम और आर्किटेक्चर में डिफाइन किया है वो उस बेसिस पे अंडरस्टैंड करता है, कुछ रिलेशनशिप तैयार करता है और उसके हिसाब से उसके बेस पे वो जज करता है कि उसे जो कंटेंट क्रिएट करना है वो किस तरह का कंटेंट करना है। तो आप यहाँ पे ग्राफ में देख पा रहे होंगे कि जो 4 मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि एक टाइप है मशीन लर्निंग मॉडल का। ओके, ये हमें डिटरमाइन करता है सेंटिमेंट्स, मतलब इसे इस तरह से आप समझो कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेनिंग देने का काम होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारा डेटा इसमें फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल आज तक हमारे पास जितने भी डेटाबेस में जितने भी क्रिएट, जैसे विकिपीडिया, गूगल, कितने सारे कंटेंट हमारे ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट, तो वो सारा का सारा डेटा हम इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल को फीड करते हैं और उसमें कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जो आने वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, उसके बेसिस पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वो इस तरह से समझते हैं कि वो ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये इतने सक्षम होते हैं कि उनको यूज करके ट्रांसफॉर्मर जैसे आर्किटेक्चर को यूज करके ये सेंटिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रॉम्प्ट पूछा गया है उसके सेंटिमेंट्स कैसे हैं, राइट। वो जो हमें प्रॉम्प्ट है, जो ये रिजल्ट लेके आ रहा है ऑनलाइन या नेट के थ्रू, उसे समराइज करना है कि मतलब 10,000 20,000 कंटेंट है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल, उनको समराइज करना है, उसके जेस्ट को किस तरह समझना है, ये उसके लिए भी कैपेबल है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितना पावरफुल मॉडल है।
ये कंपेयर करता है मल्टीपल सोर्स ऑफ टेक्स्ट सोर्स को, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सोर्स, इसके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ टेक्स्ट होते हैं, वो कंपेयर करता है, राइट, वो उनके सेंटिमेंट्स डिटरमाइन करता है, वो उनको समराइज करता है एंड जनरेट न्यू नेचुरल लैंग्वेज, और एक न्यू नेचुरल लैंग्वेज को जनरेट करता है जो कि एज ए आउटपुट ये प्रोवाइड करता है और हम इंसान उसको समझ पाते हैं। तो जब हमने इनपुट दिया था, हमने नेचुरल इनपुट दिया था, हम जब आउटपुट लेते हैं हम नेचुरल लैंग्वेज में आउटपुट लेते हैं। बीच में एलएलएम वो हमारे प्रॉम्प्ट को अंडरस्टूड करते हुए डिटरमाइन करता है कि वो किस सेंटिमेंट्स का टेक्स्ट है, वो बहुत सारे सोर्स को कंपेयर करता है, उसके बेस पे वो आइडेंटिफाई करता है, वेट देता है उनको कि इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग व्हाट इज द रिक्वायर्ड मोस्ट इफिशिएंट, जो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करनी चाहिए, और उसके हिसाब से वो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करके देता है। तो ये हाई लेवल पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल की अंडरस्टैंडिंग थी। तो वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव फीचर ऑफ एलएलएम इज देयर एबिलिटी टू जनरेट कोहेरेंट एंड contextually relevant text. These models achieve a state of the art performance many benchmark and have application across various domains including healthcare, finance, customer service, content generation, academic research. तो आज जो हमारे पास जो जनरेटिव एआई जिसको यूज करते हुए चैट जीपीटी एआई टूल्स हमें इतने ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करके दे पा रहे हैं, उसके पीछे जो सक्सेसफुल मॉडल छिपा है वो हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, और ये इतना केपेबल है कि ये बहुत सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को रीड करके उनके बीच में सेंटिमेंट्स डिफाइन, समराइज और वो सारा कुछ करने के बाद ये हमें ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करके दे पाता है। तो इस तरह से ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल का काम है। ओके, अब जो दूसरी चीज है कि अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम लोगों ने देखा कि जनरेटिव एआई जो बेस है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल में है। अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम कैसे करता है, तो इसके पीछे जो उसके कॉन्सेप्ट में, जो उसके कोर कॉन्सेप्ट में है वो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है। ओके, तो कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल में बेस होता है, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल के दो इंपॉर्टेंट ब्लॉक, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, दो इंपॉर्टेंट ब्लॉक, एक इनकोडर ब्लॉक और एक डिकोडर। इनकोडर जो इनकोड करता है, डिकोडर जो डिकोड करता है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर मॉडल आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क इंक्लूडिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन, टेक्स्ट समराइजेशन एंड क्वेश्चन आंसरिंग। तो यही जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है, यही वो कोर कॉन्सेप्ट है सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पीछे, जो कि इंपावर करता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसके बाद जनरेटिव एआई को कि वो लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सके, टेक्स्ट को समराइज कर सके और क्वेश्चन के बेस पे रिलेवेंट आंसर दे सके। ओके, अब ये ट्रांसफॉर्मर ने जैसे बताया कि इसमें दो मेन ब्लॉक होते हैं, एक इनकोडर और एक डिकोडर। ओके, अब ये जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है वो हो सकता है कि वो सिर्फ इनकोडर ब्लॉक को यूज करे, ओके, या हो सकता है वो सिर्फ डिकोडर ब्लॉक को यूज करे, और या हो सकता है वो दोनों के दोनों ब्लॉक को यूज करे अपने ट्रेनिंग पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल देने की कोशिश की कि जैसे गूगल का जो वर्ड बाई डायरेक्शन कोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर है वो सिर्फ उन कोडर को यूज करता है, उसी तरह से ओपन एआई का जीपीटी जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर सिर्फ डिकोडर को यूज करता है। और हो सकता है किसी ट्रांसफॉर्मर में मुझे दोनों की जरूरत पड़ जाए तो उसमें दोनों होंगे, ठीक है। तो जो बेसिक डिफरेंस है इनकोडर और डिकोडर में, इनकोडर क्या करता है कि वो सिमेंटिक रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स को क्रिएट करता है। मेरे पास दो वर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज राम, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो ये वर्ड्स है, राइट। अब इनके बीच में एक रिलेशनशिप जो होगा, राइट, बिटवीन दीज वर्ड्स, वो इनकोडर यूज करता है। और डिकोडर क्या होता है, इसके बेसिस पे जो थर्ड सीक्वेंस क्या होना चाहिए, हो सकता है माई नेम इज राम एंड व्हाट इज योर नेम। तो वो जो क्वेश्चन मार्क्स, मतलब जो सीक्वेंस जनरेट न्यू लैंग्वेज सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, उसको डिकोडर, वो डिकोडर ब्लॉक का काम है। तो इसके तरह से हम ट्रांसफॉर्मर मॉडल को एक हाई लेवल पे इस तरह समझते हैं कि हमारे पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि इंटरनली ट्रांसफॉर्मर मॉडल को यूज करता है, उसके अंदर इनकोडर और डिकोडर दो ब्लॉक होते हैं। ओके, इनकोडर का काम है वो रिलेशनशिप मेंटेन करता है दो वर्ड्स के बीच में, और डिकोडर का काम है वो न्यू लैंग्वेज सीक्वेंस को क्रिएट करता है। बट जो ख्याल में रखने वाली बात है कि इन सारे मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन्हें फीड करना पड़ता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस या एक वर्ड्स या फिर कुछ कपल ऑफ लेटर या कैरेक्टर या वर्ड्स के बेसिस पे हम जनरेट कर देंगे, नहीं। इसके लिए बहुत 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 ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमें फीड करना पड़ता है, और उसके बेसिस पे ये अपना डेटाबेस और अपना डेटा क्रिएट करते हैं, और उन डेटा के वेट में ये अपने रिलेशनशिप और उनके वेटेज को डिफाइन करते हैं, और फाइनली कंटेंट को क्रिएट करके हमें देते हैं।
इन समरी, अगर मैं वापस अपने बात को समराइज करूं तो ट्रांसफॉर्मर मॉडल यूजुअली हैव टू ब्लॉक्स, इनकोडर एंड डिकोडर. ओके, ट्रांसफॉर्मर मॉडल ट्रेन विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट. ये ऐसा इतना लार्ज वॉल्यूम यू कांट इमेजिन कि माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर का सारा जितना भी उनका क्लाउड का डेटा है वो सारा इनको कॉपीराइटेड, नॉन कॉपीराइटेड, ओपन सोर्स सारा कुछ इनको फीड किया जाता है इन्हें ट्रेन करने के लिए. ट्रांसफॉर्मर मॉडल में एक सिमेंटिक रिलेशन बिटवीन वर्ड्स. तो गूगल का जैसे बाई डायरेक्शनल वर्ड जो है इट जस्ट यूज इनकोडर, और चैट जीपीटी जो कि वो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है जीपीटी. अगर आप देखोगे फुल फॉर्म जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, तो वो कंटेंट को क्रिएट करता है और वो न्यू कंटेंट को क्रिएट करता है, इसलिए वो सिर्फ डिकोडर ब्लॉक को यूज करता है. तो इस तरह से ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे ट्रांसफॉर्मर मॉडल के. इसके बाद जो जरूरी कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है वो है टोकनाइजेशन. अगर हम ये समझने की कोशिश करेंगे, अगर मैं प्रीवियस में जाऊं तो यहाँ पे इनकोडर और डिकोडर दोनों चीज आ रही है, राइट. तो अभी इनकोडर और डिकोडर कैसे होता है, इसको समझने के लिए हमें टोकनाइजेशन को समझना पड़ेगा. टोकनाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जनरेटिव एआई के फील्ड में. ओके, तो टोकनाइजेशन को एक हाई लेवल में हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि डीकंपोज ट्रेनिंग टेक्स्ट इनटू टोकन हेल्पफुल इन ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर. तो टोकनाइजेशन का काम होता है ट्रांसफॉर्मर को ट्रेन करने के लिए, और बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसमें हम टेक्स्ट, वर्ड्स, सेंटेंस इन सभी को छोटे छोटे टोकन में कन्वर्ट कर देते हैं. क्योंकि हम एज ए इंसान, हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हम अपने नेचुरल लैंग्वेज में बातें करते हैं. मशीन की अपनी मशीन लैंग्वेज, लर्निंग बाइनरी लैंग्वेज है जो कि सिर्फ 0 और 1, ऑन और ऑफ के फॉर्म में वो कम्युनिकेट करता है. अब इनके बीच में जो ट्रांसलेशन होना चाहिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ये नेचुरल लैंग्वेज, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हो कि हम किस तरह से बात करते हैं. हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ड ए डॉग बार्क लाउडली एट अ कैट. हमने एक ये टेक्स्ट कहा, राइट. अब टोकनाइजेशन में क्या होगा कि हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, हम इसे एक वेटेज दे देंगे. फॉर एग्जांपल, मैंने आई को 1 कर दिया, राइट, हर्ड 2 3, इस तरह से मैंने सीक्वेंशियली इन सबको एक नंबर एलोकेट किए. ए यहाँ पे 3 था इसलिए मैंने यहाँ पे उसे नया नंबर एलोकेट नहीं किया, बिकॉज ए इज द सेम वर्ड, राइट, कैरेक्टर. तो यहाँ पे 3 8 हो गया. तो आई हर्ड ए डॉग बार्क लाउडली एट अ कैट, अगर उसको मुझे रिप्रेजेंट करना पड़े टोकनाइजेशन में तो 1 2 3 4 5 6 3 7 7 3 8, तो कुछ इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख रहे होगे एनिमेशन के थ्रू कि ये जो टोकन है ये जरूरी नहीं है. यहाँ पे जो मैंने टोकनाइजेशन किया है वो मैंने वर्ड्स के बेसिस पे किया है. ये वाला एग्जांपल है स्क्रीन पे आप देख रहे हो. बट कई बार क्या होता है कि सिर्फ ये ही नहीं होता, हम इसके अलावा भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो कि बहुत पॉपुलर कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं उनके बेसिस पे टोकनाइजेशन करते हैं, उनको भी कुछ नंबर एलोकेट करते हैं. और कभी कभी पार्शियल वर्ड्स के बेसिस में भी हम उनको टोकनाइजेशन, कभी सेंटेंस पे भी हम उन्हें टोकनाइजेशन करते हैं. तो बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे हम लैंग्वेज को, हम टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं टोकन में. तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं समझने के लिए कि ये फर्स्ट स्टेप है ट्रांसफॉर्मर मॉडल की ट्रेनिंग के लिए. तो हम लोगों ने लास्ट स्क्रीन में देखा था कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मर मॉडल को ट्रेन किया जाता है, राइट. और ये ट्रेनिंग में जो सबसे पहला काम है कि जब हम इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को जब फेड कर रहे हैं तो उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में, और उसके लिए टोकनाइजेशन की जरूरत पड़ती है. तो टोकनाइजेशन इज सिंपल वर्ड जो कि जैसा मैंने अभी बताया कि इसका काम है शब्दों को तोड़ना छोटे छोटे यूनिट्स में. ओके, so it is nothing but kind of breaking down of raw text data into individual token or subwords. It is a crucial step in natural language processing task at it allow model to understand and process textual data effectively. तो जब भी हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तो सबसे पहले वो उसे कन्वर्ट करता है टोकन में, टोकन के बेस में उसको अंडरस्टैंड करता है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, राइट. इनकोडर पहले हो चुका है हमारे पास, इनकोडेड फॉर्म में सारा इन्फॉर्मेशन है. डिकोडर फिर उसको अंडरस्टैंड करता है कि उसमें सेंटिमेंट्स बेस क्या है, उनके समराइज, और उसके बेसिस पे वो उसको ओरिजिनल कंटेंट जनरेट करके देता है. अब ये जो टोकनाइजेशन है ये तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हम उसको वर्ड्स या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या पार्शियल वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. बट इसके पीछे बहुत सारे एल्गोरिथम्स या टेक्निक्स यूज में आती है. फॉर एग्जाम्पल, जो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है कि दैट इज बाइट पेयर इनकोडिंग, वर्ड पीस या सेंटेंस पीस. ये बहुत अलग अलग पॉपुलर 3 टेक्निक्स है जिनको यूज करके हम टोकनाइजेशन के प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं. ओके, और इस तरह से ये एक बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी ट्रांसफॉर्मर को ट्रेन करने के लिए. ओके, जस्ट इमेजिन कि एक टेक्स्ट का एग्जांपल है कि किस तरह से टेक्स्ट को टोकनाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं. तो जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो आप बिहाइंड द सीन आपको ख्याल में रहना चाहिए कि पीछे उसका जो LLM काम कर रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसके पीछे जो उनके ट्रांसफॉर्मर को ट्रेन किया गया है, उनको ये सारा टेक्स्ट डेटा फीड किया गया है जिनका टोकनाइजेशन हुआ है, और उन टोकनाइजेशन के बेस पे वो सारे के सारे कंटेंट वो आपके लिए जनरेट करके दे पा रहा है. ओके,
अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है एम्बेडिंग। अब हम लोगों ने देखा कि अभी तक हम लोगों ने हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को देखा, राइट, उसमें उसने उसका टोकनाइजेशन किया, ट्रांसफॉर्मर के अंदर इनकोडर डिकोडर को देखा, ट्रांसफॉर्मर को ट्रेन करने के लिए टोकनाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है, और एक बार जब आपका टोकनाइजेशन हो जाता है तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग का मतलब है कि डिफाइनिंग द सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन टोकन। अब मेरे दो टोकन आ गए, ओके, बट अभी वो इंटर रिलेटेड नहीं है, तो अपने आप में उन टोकन्स का कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से हम भाषा है, मैं कहता हूं माई, फॉर एग्जाम्पल मैंने जब हम कहते हैं कि माई नेम इज एक्स वाई जेड, हम ये जब पूरा सेंटेंस कहते हैं तब जाके इसका कुछ मतलब निकलता है। अगर मैं सिर्फ कहूं कि माई, इसका कोई अपने आप में मतलब नहीं, ये कोई सेंटेंस नहीं है। अगर मैं किसी को जाकर सिर्फ बोलूं कि नेम, हो सकता है वो कुछ समझ नहीं, इज, ये अपने आप में कोई रिलेशन नहीं है, अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रखता है, राइट। इसी तरह से टोकन अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रखते हैं, उनको रिलेशनशिप उनके टोकन के बीच में बनाना पड़ता है। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कि आई लव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यहाँ पे मैंने उसको पहले कन्वर्ट कर दिया टोकनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल मैंने आई लव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन सब और फुल स्टॉप, ये पंक्चुएशन मार्क को ख्याल रखो। यहाँ पे मैंने ये सबको कन्वर्ट करते हुए मैंने इंडेक्सिंग कर दी, राइट, 0 1 2 3 4 5। अब मेरे पास ये एक सीक्वेंस बन गया, राइट। अब उसके ऊपर हम उसको 2D और 3D डायरेक्शन में हम उसको रिलेशनशिप बनाते हैं कि आई लव नेचुरल रिलेशन, तो उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है, राइट, आई लव। तो यहाँ पे 4 डायमेंशन है, मैंने इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की ताकि ये समझने में थोड़ा आसान रह सके। आई 0.1 0.2 3 4, लव 0.56 0.7 0.8 नेचुरल। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स 3D वेक्टर फॉर्म में इनको एम्बेड किया जाता है, और ये एम्बेड जो है वो 3D 4D डायमेंशंस में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं इन टोकन के बीच में, ओके। तो जब ये रिलेशनशिप मेंटेन होता है तो इनसे उनका सिमेंटिक रिलेशनशिप मेंटेन होता है, और उसके बेसिस पे फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस रिक्वायरमेंट पे किस रिलेशनशिप को ज्यादा वेटेज हो रहा है, तो वो उसका नेक्स्ट आउटपुट होना चाहिए, ओके। तो प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग इन्वॉल्व कन्वर्टिंग टोकनाइज्ड टेक्स्ट इनटू डेंस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन हो जाता है एक बार टोकन होने के बाद, ओके। और अगर टोकनाइजेशन जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये रॉ टेक्स्ट डेटा को कन्वर्ट करता है टोकन में, ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद इनिशियलाइजेशन ऑफ लेयर्स है, एम्बेडिंग लेयर्स इनिशियलाइज विद रैंडमली इनिशियलाइज्ड विद दिस लेयर सर्व एज अ लुकअप टेबल फॉर कन्वर्टिंग टोकन इंडेक्सेस इनटू डेंस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। टोकन टू इंडेक्स मैपिंग, फिर हम उसमें इंडेक्सिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 0 1 2 3 4 करके टोकनाइजेशन को इंडेक्सिंग की, फिर उसके एम्बेडिंग करा जाता है। एम्बेडिंग में फिर हम उसको 2D और 3D या 4D डायमेंशन में उसके रिलेशनशिप को कन्वर्ट करते हैं, और इनके बेस में फिर हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा अटेंशन, कि किस एम्बेडिंग होने के बाद अटेंशन के दौरान हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा रिलेशनशिप को सबसे ज्यादा वेटेज मिल रहा है, और उसके हिसाब से फिर फाइनल आउटपुट जनरेट होगा, ओके। तो एक बार एम्बेडिंग, अब मेरे पास टोकनाइजेशन हो गया है, टोकनाइजेशन मैंने कन्वर्ट कर दिया, एम्बेडिंग कर दिया मैंने, उसमें सिमेंटिक रिलेशनशिप भी डिफाइन कर दिए कि कौन सा लेटर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। तो आइए जो लास्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, वो है अटेंशन, ओके। तो एम्बेडिंग होने के बाद अब क्या होता है, अटेंशन एक टेक्निक है जिसको यूज करके सीक्वेंस ऑफ नेक्स्ट टोकन एंड ट्राई टू क्वांटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ देयर रिलेशनशिप। सीक्वेंस का टोकन का है, सीक्वेंस निकालते हैं और उसके रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आफ्टर एम्बेडिंग अटेंशन मैकेनिज्म प्ले इट्स रोल इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स और टोकन, ओके। तो इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे जो बेसिक स्टेप है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि ट्रांसफॉर्मर, राइट, सबसे पीछे तो LLM है, LLM ट्रांसफॉर्मर को यूज कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर फिर टोकनाइजेशन हो रहा है, राइट, टोकनाइजेशन के बाद एम्बेडिंग हो रही है, और ट्रांसफॉर्मर के अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उसमें से एक है फॉर एग्जांपल अटेंशन लेयर। तो अटेंशन लेयर में क्या होता है कि क्वेरी की वैल्यू कंप्यूटेशन होता है, हम क्वेरी की या वैल्यू के बेस में कंप्यूटेशन करते हैं, उनके स्कोर को कैलकुलेट करते हैं, अटेंशन को वेट्स देते हैं, और उनका टोटल वेटेड सम को भी कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमें इनपुट प्रॉम्प्ट मिलता है, इन सारे कैलकुलेशंस के बेस पे हम उनका आउटपुट क्रिएट करते हैं। तो दिस इज वेरी हाई लेवल फंडामेंटल, जो कि दिखा रहा है कि किस तरह से डायनेमिकली हम प्रॉम्प्ट के बेसिस पे उनका कंप्लीशन क्रिएट करते हैं। तो आप देखोगे कि हमने इससे पहले देखा था कि ट्रांसफॉर्मर में इनकोडर और डिकोडर दोनों चीजें होती हैं। तो वही यहाँ पे कही है कि इनकोडर एंड डिकोडर लेयर इन ट्रांसफॉर्मर इंक्लूड मल्टीपल लेयर, राइट। एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, इनकोडर, ओके, और डिकोडर।
राइट। अब इन इनकोडर और डिकोडर के अंदर फिर मल्टीपल लेयर्स होती है और जिसमें से एक इंपॉर्टेंट लेयर है अटेंशन लेयर, और जो कि काम करता है सीक्वेंस ऑफ नेक्स्ट टेक्स्ट टोकन एंड ट्राई टू क्वांटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। इनकोडर जो बर्ड एग्जांपल मैंने दिखाया था, राइट, कि इनकोडर में क्या होता है कि अटेंशन का यूज जो होता है, अब दो अलग अलग ब्लॉक हैं, दोनों का पर्पस अलग अलग है। इनकोडर रिलेशनशिप मेंटेन करता है, डिकोडर कंटेंट क्रिएट करता है, तो इनके जो अटेंशंस हैं वो उनका फोकस एरिया भी अलग अलग है। ओके, तो जो इनकोडर का अटेंशंस लेयर है उसका यूज किया जाता है टू डिटरमाइन ईच टोकन इन कंटेक्ट and determine appropriate encoding for vector embedding which is based on relationship between token and other token। तो यहाँ पे जो attention layer काम करती है encoder block के अंदर, वो relationship maintain करती है vector embedding में दो token के बीच में। वही attention layer decoder block में दूसरा काम करता है, जिसका ये काम है कि अब जो sequence में जो next word होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, और अगर वो होना चाहिए तो उसका influence कितना है, और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करना कि प्रेडिक्ट अगला टोकन क्या होना चाहिए। तो डिकोडर में अटेंशन का काम दूसरा है, इनकोडर में अटेंशन का काम दूसरा है। बट ओवरऑल जो अटेंशन का काम है वो काफी क्रूशियल है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही ट्रांसफॉर्मर इनेबल हो पाता है आइडेंटिफाई कर पाने में कि नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा बेस्ड अपॉन उनके सिमेंटिक रिलेशनशिप और बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, और वो कितने इन्फ्लुएंस। इसलिए होता क्या है कि कई बार प्रॉम्प्ट या जब हम चैट जीपीटी जैसे टूल्स को यूज करते हैं तो कई बार वो हमें करेक्ट आंसर नहीं देता है, राइट। तो इसकी वजह से हम उसमें एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो जिस तरह से ओवर ए टाइम हमारा इनपुट उन्हें मिलता रहता है, क्योंकि जब वो डिकोड करता है या जब वो प्रिडिक्ट करता है वो कुछ वेटेज डिफाइन करता है, लेकिन उसके प्रेडिक्शन के हिसाब से 95% फॉर एग्जाम्पल कि ये वर्ड होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट इज योर, राइट, व्हाट इज योर। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, नेम, व्हाट इज योर एज, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो डिफाइन करता है कि उसके ट्रेंड मटेरियल जिसकी उसकी ट्रेनिंग मिली है उसके बेसिस पे जो नेक्स्ट सीक्वेंस होना चाहिए, व्हाट इज योर नेम होना चाहिए विद 85% एक्यूरेसी वो प्रोवाइड करता है, वो आउटपुट देता है, हम उसे रिजेक्ट करते हैं, वो नोट डाउन करता है कि एक्सेप्टेड नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम फिर और इस डिफरेंस को भी वो नोटिफाई करके इस तरह से वो अपने आप को एक्यूरेट भी करते जाता है ओवर ए टाइम। ओके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एआई या जनरेटिव एआई के फील्ड्स में अटेंशन, और काफ़ी क्रूशियल भी है। तो होप आपको ये सीक्वेंस और इस तरह से फ्लो चार्ट से इस चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। तो थैंक यू। ये सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट थे कि किस तरह से एक जेन एआई जो होता है, राइट, ये यूज़ करता है LLM को, राइट, ये LLM यूज़ करता है ट्रांसफॉर्मर को, राइट। ट्रांसफॉर्मर्स में बेसिकली इनकोडर और डिकोडर ब्लॉक होते हैं, राइट। ट्रांसफॉर्मर और इन दोनों के बीच में जो फिर काम आ जाता है बहुत सारे लाइक टोकनाइजेशन कैसे होता है ये भी हम लोगों ने देखा, राइट। टोकनाइजेशन होने के बाद एम्बेडिंग होती है, राइट, और उसके बाद अटेंशन होता है, राइट। तो ये बहुत सारे सीक्वेंस है। सबसे मतलब यहाँ से हमारा एक इनपुट है, राइट, इनपुट एआई को उसके बेसिस पे इसने आउटपुट जनरेट किया, बट इस इनपुट के पीछे ये इतने सारे फील्ड्स और इतने सारी चीज़ें काम में रहती हैं। तो थैंक यू आपको अपना समय देने के लिए। होप आपको ये वीडियो ने थोड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एआई का क्लियर किया होगा। आने वाले सीरीज में, आने वाले वीडियोस में मैं आगे इन सेक्शन पे और डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये पूरा फंडामेंटल, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए कि किस तरह से आज के सारे पावरफुल टूल जैसे कि चैट जीपीटी हमारे मार्केट में जो काम कर रहा है उसके पीछे जो उसका आर्किटेक्चर, उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप सबको समझ में आए। तो बने ही रहिए मेरे साथ टेक टॉक ट्यून में अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।